बोर्ड एग्जाम्स में हर साल 2 या 3 मार्क में यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है, राइट। तो टॉपिक का नाम है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। दिस इज अवर पार्ट नंबर 12 फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन दैट इज ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री, राइट। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। चलो इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका क्या मतलब होता है, राइट। अब आप बोलोगे कि किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, तब हम बोलते हैं कि वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर गया, राइट। तो चलो मोर प्रिसाइजली बात करते हैं। तो यू विल से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is that temperature at which its vapor pressure यानी कि VP, its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। जब कभी भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm होता है, तब हम बोलते हैं कि दैट वो पर्टिकुलर लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया, राइट। नॉर्मली हम बोलते हैं बच्चों कि जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अब जैसे ही हम बोल रहे हैं दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स द मोमेंट वी start heating this water and at the point when it reaches to 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलेंगे दैट वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वही पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, राइट। कहने का मतलब है बच्चों, जब आप वाटर को हीट करना स्टार्ट करोगे तो जब वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। साथ ही साथ में ये भी याद रखना बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि BP, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, राइट। अगर बॉइलिंग पॉइंट घटाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। अब हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, राइट। तो सरफेस पे अगेन मॉलिक्यूल्स नॉन वॉलेटाइल के भी होंगे और वॉलेटाइल कंपोनेंट के भी होंगे। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया था इसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट भी था और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट भी था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो हमेशा इसका जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, ये जो सोल्यूट था ये कैसा था, नॉन वॉलेटाइल। अब जैसे ही मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करा एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर जो था वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होता तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स किसके होते, सॉल्वेंट के, एंड दैट इज वॉलेटाइल। तो मोर एंड मोर वेपर्स हमें मिलते एंड मोर वेपर प्रेशर ये इस सॉल्यूशन पे या इस सॉल्वेंट पे एक्सर्ट करता, राइट। तो हमें हमेशा पता है कि जब कभी भी हम किसी सॉल्यूशन में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, तो उसका वेपर प्रेशर, देन इट्स वेपर प्रेशर यानी कि VP शॉर्टकट में लिख दिया, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, राइट। एंड क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैं कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट
विल इंक्रीज, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। लाइन कह रही है फॉर अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो ऑटोमेटिकली उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होगा, बिकॉज वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होता तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता, एंड इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली घट जाता। तो मैं ऐसे लाइन लिख सकता हूँ ना, फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट। अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इट विल बी मोर, एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो फॉर अ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज मोर एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेसर। तो यहां से हमें पता लगा बच्चों कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर मोर एंड मोर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। वेराज अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एंड अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली घटेगा, राइट। तो दिस इज द टॉपिक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। चलो अब एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, राइट। मैं लिख रहा हूं यहां पे हेडिंग, आप भी हेडिंग डाल लेना, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, राइट। चलो वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट अस से मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी, ये रही मेरी वाई एक्सिस और ये रही मेरी एक्स एक्सिस, राइट। अब मैंने क्या करा बच्चों, वाई एक्सिस पे ले लिया वेपर प्रेशर, राइट, एंड इस एक्स एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर को मैं मेजर कर रहा हूँ केल्विन में, राइट। एंड याद रखना, लेट अस से समवेयर हियर हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों द लाइन दैट शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको पता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, दैट इज 1 atm। तो मैंने यहाँ लिख दिया एज 1 atm, दिस इज अवर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, लेट अस से मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, और आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं उस वेपर प्रेशर के लिए लाइन ड्रॉ करूंगा, बट लिटिल अप, मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो मैं उसको समवेयर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। अब देखो आगे की तरफ बढ़ूंगा, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, और ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, तो दैट मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, मीनिंग इसको हीट करना स्टार्ट करा, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एंड इट विल रीचेस टू दिस पॉइंट, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट वो इक्वल हो जाएगा टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं इसके करस्पॉन्डेंट एक लाइन ड्रॉ करूं, तो दिस लाइन इज व्हाट डू वी कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट, एंड मैं इसको डिनोट करूंगा बच्चों एज TB नॉट, यानी कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अवर TB नॉट, राइट। अब क्या करता हूं, लेट अस से मैं ले लेता हूं बच्चों अब सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, राइट। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, यानी कि इस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करूंगा, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एंड इट विल रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट के अगर मैं करस्पॉन्डेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो उसको मैं बोलूँगा एज TB, राइट। उस पॉइंट को मैं बोलूँगा एज TB, राइट। अब समझ लेना ये TB नॉट क्या होता है और TB क्या होता है। याद रखना TB नॉट हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब भी मैं नॉट लगा रहा हूं समझ जाओ किसी प्योर चीज का है, जैसे हमने पढ़ा था RLBP के लिए P नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये जो TB है, दिस वन TB, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। एंड दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है बच्चों, ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे एज डेल्टा TB। दिस इज our elevation in boiling point, यानी कि this difference is what do we call as delta TB, meaning जब आपके पास वो प्योर सॉल्वेंट था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें इंट्रोड्यूस करा, यानी कि जैसे ही आपने उसमें ऐड करा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो गया। तो एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट
उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का आफ्टर एडिंग द सोल्यूट कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, कितना एलिवेट कर गया, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एज डेल्टा टी बी, विच इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और साथ ही साथ याद रखना, इस डेल्टा टी बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू दिस टी बी माइनस टी बी नॉट, हमेशा बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस ग्राफ, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, जहाँ पे डेल्टा टी बी का मतलब है बच्चों elevation in boiling point, and TB is the temperature of the solution, and TB naught is the boiling point of the solvent. Sorry, this TB is the boiling point of solution and TB naught is boiling point of solvent. जहाँ पे डेल्टा TB का मतलब क्या है, elevation in boiling point, right? अब देखो यहाँ से हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो डेल्टा TB होता है, right, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, राइट? तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, तो हमेशा याद रखना, दिस डेल्टा टी बी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट? मोर द सोल्यूट पार्टिकल्स lesser will be the वेपर प्रेशर। जैसे जैसे मोर सोल्यूट ऐड करोगे तो ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। तो मैंने लिखा है फॉर डेल्टा टी बी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल and more the solute particle lesser will be the vapor pressure and more will be the higher will be the boiling point, right? अब देखो यहाँ इस डेल्टा टीबी को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये जो डेल्टा टीबी है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड कर देते हो यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है, दैट इज व्हाट डू वी कॉल्ड एज एलिवेशन, यानी कि कितना वो बढ़ गया, टेम्परेचर कितना बढ़ गया, कितना एलिवेट हो गया, दैट इज डेल्टा टीबी, राइट? तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली डिपेंडेंट करेगा किसी वन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म पे, एंड मैं वो कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहा हूँ स्मॉल m यानी कि मोलालिटी। Here the concentration term that we have used is molality, right? So I can say that delta TB यानी कि elevation in boiling point is directly proportional to small m यानी कि molality, right? अब इस proportionality के साइन को हटाएंगे और एक constant लाएंगे which is nothing but kb, right, into small m. So this is the final formula we have got for calculating the elevation in boiling point, right? जहाँ पर ये जो kb है बच्चों इसका मतलब होता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट? तो दिस इज द मेजर और मेन फॉर्मूला दैट वी हैव गॉट to calculate the elevation in boiling point of any solution या for any solution। अब देखो यहाँ से मेनली एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश करता है, ज़्यादातर वो MCQ में पूछता है कि जो डेल्टा TB है और ये जो KB है और ये जो मोलालिटी है, इन तीनों में से मेजरली पूछा जाता है इस KB यानी कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट। तो देखो अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ KB यानी कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, तो आई कैन राइट द फॉर्मूला एज KB इज इक्वल्स टू डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड अपॉन स्मॉल m दैट इज मोलालिटी। तो हमें पता है बच्चों दिस डेल्टा TB ये है हमारे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। सिमिलरली मोलालिटी का यूनिट हम पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज मोल पर kg, एंड अगर इसको फाइनली ड्राइव करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी केल्विन मोल इनवर्स kg। तो दिस इज द यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, राइट? तो याद रखना दैट द यूनिट फॉर KB यानी कि एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज केल्विन मोल इनवर्स एंड kg, राइट? अब यहीं से सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब हम मेन फॉर्मूला यानी कि मेजर फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस यानी कि मोलर मासेस ऑफ अननोन सॉल्यूट्स, राइट। तो देखो मैं यहां से ड्राइव करूंगा बच्चों फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस या फिर मोलर मासेस ऑफ अननोन सॉल्यूट, राइट। अब देखो आपको पता है, वी नो दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इस मोलालिटी को एक्सपेंड कर दूंगा, यानी कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूंगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला के बी। और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1, राइट। जहाँ पे डेल्टा टी बी होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 is the mass of solute, M2 is the molar mass of solute 1000 and W1 is the mass of solvent, right। अब देखो यहाँ से M2 निकालने का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मोलर मास निकालना है ऑफ अननोन सॉल्यूट तो फॉर्मूला विल कम्स आउट टू बी Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा TB इंटू W1। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी अननोन सॉल्यूट, जब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हो रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने कर ली अब तक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, बहुत बार 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कह रहा है व्हाट इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि केबी, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड। तो देखो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन molality of a solution becomes unity यानी के 1, राइट। देखो अभी हमने जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल एम होता है, जहाँ पे डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक केबी होता है हमारा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और एम होता है हमारा मोलालिटी, राइट। अगर हमने मोलालिटी को 1 कर दिया तो ऑब्वियसली डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली केबी के बराबर। तो देखो यहाँ पे वही पूछा है कि हमारा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि केबी क्या होता है, तो मैंने लिख भी दिया बच्चों, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स यूनिटी। देखो मैंने लिखा इफ मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू 1, तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू स्मॉल एम, जहाँ पे ये हमारा केबी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। अगर ये मोलालिटी 1 हो जाएगा तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा केबी के, राइट। तो देखो केबी क्या है, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स 1। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.10 से, राइट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड केबी दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल इनवर्स। याद रखना बच्चों केबी का वैल्यू एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये दे रखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं उनको नोट कर लेते हैं। दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, राइट। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वाटर का यानी कि प्योर सॉल्वेंट का, तो मैं लिख सकता हूँ इसको एज TB0। TB0 कितना गिवन है, 99.63 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड आगे कह रहा है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी कि सुक्रोज कितना ऐड करेगा, यानी कि वो हमसे क्या निकलवा रहा है, W2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमारा सॉल्वेंट है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है एज 500 ग्राम, राइट। अब कह रहा है सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है
कि बच्चों हम कितना मास ऑफ सुक्रोज उस पर्टिकुलर वाटर में यानी कि सॉल्वेंट में ऐड करें कि जो मिक्सचर बने वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट हो, राइट। तो यहाँ से W1 दे रखा है हमें 500 ग्राम, साथ ही साथ में वो TB दे रखा है, TB दे रखा है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आप उसका सॉल्यूशन बना दो यानी कि वाटर में आप सुक्रोज ऐड कर दो यानी कि सुक्रोज ऐड कर दो तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना चाहिए, राइट। अब ये यूजिंग द फॉर्मूला हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा TB, राइट। डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा होता है बड़ा वाला टेम्परेचर माइनस छोटा वाला टेम्परेचर, यानी कि TB माइनस TB नॉट इज इक्वल्स टू TB दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे 99.63। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो आ जाएगा आंसर 0.37 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो मोस्टली बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि भाई सेल्सियस, यहाँ जो टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अरे भैया डिफरेंस इज डिफरेंस ओनली, अगर इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर लोगे तो डिफरेंस तो उतना ही आएगा, लेकिन जब कभी भी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हो तब सेम कर लेना पहले, राइट। तो डिफरेंस यहाँ एज इट इज निकाल सकते हैं क्योंकि बोथ यूनिट्स आर सेम, राइट। चलो फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, राइट। यहाँ पे M2 का भी जरूरत पड़ेगा एंड M2 कौन है हमारा, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है हमारा बच्चों सुक्रोज, एंड सुक्रोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास एज C12H22O11, राइट। जब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 342, राइट। चलो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ये W2 निकाल लेते हैं, राइट। डेल्टा TB निकाला था कितना 0.37 इज इक्वल्स टू KB, KB कितना है ये देखो KB दे रखा है 0.52 इंटू W2 गिवन है, हमें नहीं गिवन है, W2 निकालना है अपॉन M2 ये निकाला नीचे कितना 342 इंटू 1000 और W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा था 500 ग्राम, राइट। चलो अब इस पार्ट को रीअरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो W2 आ जाएगा हमारा इधर एंड ये आ जाएगा एज 0.37 इंटू 342 इंटू 500 और ये दोनों डिजिट्स आ जाएंगी नीचे, यानी कि इट विल बिकम 0.52 इंटू 1000, राइट। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो यू विल गेट योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली एज 121.7 और 121.5 grams, right? So this is the solution for this question, that is in-text question number 10, right? इसको अच्छे से कॉपी कर लो। चलो अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिया है बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.8 से। क्वेश्चन में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, यानी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अकेले का दे रखा है, दैट मीन्स TB नॉट दे रखा है। When 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वॉज डिजोल्व, यानी कि ये दे रखा है हमें W2 इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि W1 द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, यानी कि बढ़ गया। जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उस सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि हमें दे रखा है TB। कह रहे कैलकुलेट द मोलर मास M2 निकालना है ऑफ द सॉल्यूट, KB दे रखा है बेंजीन के लिए एज 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स, राइट। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी कि दे रखा है TB नॉट, दैट इज 353.23 केल्विन। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि W2 इज गिवन एज 1.80 ग्राम was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि W1 दे रखा है हमको एज 90 ग्राम। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, तो बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि TB दे रखा है दैट इज 354.11। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि हमको क्या निकालना है बच्चों M2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। साथ में इन्होंने दे रखा है KB गिवन है एज 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स, राइट। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन सबसे पहले हमारा टास्क होगा डेल्टा TB निकालना। डेल्टा TB कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, यानी कि TB माइनस TB नॉट, राइट। अब देखो TB कितना दे रखा है 354.11 माइनस TB नॉट इज गिवन एज 353.23। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.88, राइट।
सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला कहता है वी नो दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। चलो सारी वैल्यूज रखते हैं एंड वी विल गेट अवर आंसर। डेल्टा टी बी दे रखा है बच्चों 0.88, के बी दे रखा है हमें 2.53, W2 इज गिवन एज 1.80 इंटू 1000, राइट, और नीचे दे रखा है हमारा M2 दे नहीं रखा, सॉरी M2 तो हमें कैलकुलेट करना है, W1 दे रखा है एज 90, राइट। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट इट एज M2 इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000, ये 1000 कर लेना, अपॉन 0.88 इंटू 90, राइट। अब जब इस सारी चीज़ को सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर एज 57.5 ग्राम्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी था ये भी हो गया फिनिश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। In the next video we are going to do the third colligative property, that is depression in freezing point.